हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम नए चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी जो इनकम टैक्स है उसका हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। तो हमारे टोटल जो चैप्टर है इस सेम में वो 14 तक ही है। तो हम पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इनकम टैक्स इंट्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंट डेफिनेशन। तो सबसे पहले इसमें इंट्रोडक्शन कि इनकम टैक्स क्या होता है। जो इनकम टैक्स है वो एक इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है। ये एक प्रोमिनेंट और बहुत मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्स है रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट का। तो पहले तो इसके मैंने कुछ नोट्स बना रखे हैं, वहाँ से हम करके चलते हैं। तो पहले आता है इनकम टैक्स का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स हमारा एक एनुअल टैक्स है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टली टैक्स है। ये इनडायरेक्ट वे से नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट वे से हम लगाते हैं। ये गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू होता है उसका मेन सोर्स होता है। इनकम टैक्स जिसकी प्रॉपर्टी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम शो कर रहे होंगे उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट का तो इससे रेवेन्यू ही बनेगा, वो भी डायरेक्ट रेवेन्यू बनेगा। गवर्नमेंट को ये नीड है कि वो अपनी मनी को मेंटेन कर सके। गवर्नमेंट नीड्स मनी टू मेंटेन द लॉज एंड ऑर्डर इन कंट्री एंड टू सेफगार्ड द सिक्योरिटी ऑफ कंट्री फ्रॉम फॉरेन पावर्स एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल। इनकम टैक्स एनुअल टैक्स है, इम्पोर्टेंट डायरेक्ट टैक्स है और ये मेन सोर्स भी हमारी गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत क्यों होती है? ताकि जो कंट्री के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है उनको प्रॉपर मेंटेन कर सके, जो हमारी कंट्री की जो सिक्योरिटी है उसको सेव कर सके, जो भी फॉरेन पावर्स हैं उनसे हम अपनी सिक्योरिटी को सेव कर सके और जो पब्लिक वेलफेयर है उसे हम प्रमोट करें यहाँ पर। तो चलिए आइए बुक में से भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। यहाँ तक तो सारा सेम ही दे रखा है। फिर उसके बाद आता है कि ऑल दिस रिक्वायर मोबिलाइजेशन ऑफ फंड फ्रॉम। जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसे गवर्नमेंट को रिक्वायरमेंट रहती है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए उसे फ़ंड की यहाँ पर ज़रूरत होती है। जो बहुत सारे सोर्स होते हैं वहीं से हम उन्हें कलेक्ट कर सकते हैं। जो सोर्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो इनकम टैक्स है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स है। ये एक इम्पॉर्टेंट टूल है जिसके थ्रू हम जो बैलेंस सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे हम ईजिली अचीव कर पाएंगे कंसेशन दे के। और जो इंसेंटिव है इनकम टैक्स के अंदर, जो भी इंसेंटिव है कंसेशन है, वो हम अलग अलग वेरियस डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए उन्हें दे के चलेंगे। तो उसके बाद आता है हु इज़ लाइबल टू पे टैक्स। इनकम टैक्स पे करने के लिए कौन लाइबल होगा? वो सभी पर्सन जिनकी टैक्सेबल इनकम पिछले फाइनेंशियल ईयर में एक मिनिमम टैक्सेबल लिमिट हम यहाँ पर प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि उससे ज़्यादा अगर उसकी हुई डेट इज़ वो लाइबल होगा टैक्स पे करने के लिए। अगर वो उस लिमिट को क्रॉस कर देता है यानी वो लाइबल होगा, एक करंट फाइनेंशियल ईयर के दौरान वो लाइबल होगा उस टैक्स को पे करने के लिए। जो उसके पिछले साल में इनकम होगी उसके ऊपर वो टैक्स पे करने के लिए लाइबल होगा। फिर आता है जो ब्रीफ हिस्ट्री। इनकम टैक्स जो इंडिया में आया है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे आया है, कब आया है, किस वजह से आया वो। इंडिया के अंदर ये टैक्स सबसे पहले 1860 में इंट्रोड्यूस किया था सर जेम्स विल्सन ने, इन ऑर्डर टू मीट द लॉसेस सस्टेन बाय गवर्नमेंट ऑन अकाउंट। जो ये 1857 में मिलिट्री मिशनी हुआ था उसकी वजह से जो लॉसेस हुए थे गवर्नमेंट को, उस लॉसेस को कवर करने के लिए सर जेम्स विल्सन के द्वारा इसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। फिर 1886 में एक सेपरेट इनकम टैक्स एक्ट पास कर दिया था हमने। ये एक्ट हमारा 1917 तक रहा था फोर्स में, कुछ अमेंडमेंट टाइम टू टाइम होती रही थी इसमें। फिर आता है 1918, एक नया इनकम टैक्स पास किया गया, एक्ट पास किया गया। अगेन इट वाज रिप्लेस, फिर से इसे एक नए एक्ट के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया जो 1922 में पास हुआ था। दिस एक्ट रिमेन इन फोर्स। ये 1961-62 तक असेसमेंट ईयर यानी तब तक ये फोर्स में रहा था। कुछ न्यूमरस अमेंडमेंट इसमें हुई थी। तो ये हिस्ट्री ज़्यादा करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आप यहाँ तक भी करोगे तो भी सफिशेंट है इसमें, यहाँ तक। उसके बाद आते हैं फीचर्स। तो पहला आता है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या है कि मीन्स वो टैक्स
जो हम डायरेक्टली पे करता है कोई भी पर्सन, जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन है, सिर्फ वही पर्सन उसे पे करके चलेगा। तो यहाँ पर इनकम टैक्स भी एक डायरेक्ट टैक्स है। फिर आता है सेंट्रल टैक्स। सेंट्रल टैक्स का मतलब क्या है कि जो इनकम टैक्स है वो इम्पोज और रिकवर दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट ही उसे लगा रही है और वही इसे रिकवर। फिर उसके बाद आता है टैक्स ऑन टोटल इनकम। जो इनकम टैक्स है ना वो टोटल इनकम के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाएगा। टोटल इनकम को हम टैक्सेबल इनकम भी यहाँ पर बोलेंगे। टोटल इनकम जो भी प्रोविज़न होंगे इनकम टैक्स एक्ट के, उसके अकॉर्डिंग ही टोटल इनकम कैलकुलेट की जाएगी हमारी। फिर आता है टैक्स एग्जाम्प्टेड लिमिट। इसका मतलब क्या है कि अगर हम टैक्स पे करने के लिए लाइबल है तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पशन लिमिट्स होंगी। अगर हमारी इनकम उस टैक्स लिमिट से एक्सीड कर जाती है देन टैक्स इज इम्पोज्ड, तो टैक्स उसके ऊपर लगाया जाएगा। जो टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट है इनकम की असेसमेंट ईयर के लिए वो कैसे कैसी है। पहला आता है इंडिविजुअल, उसके अंदर आता है सीनियर सिटीज़न जो इंडिया में ही रह रहा होता है, जिसकी एज तो 60 ईयर से अबव है लेकिन 80 से कम, यानी 60 to 80 के बीच में है एनी टाइम। तो उसकी लिमिट कितनी होगी? 3 लाख। 3 लाख से ज़्यादा होगी तो उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है सुपर सीनियर सिटीज़न, रेजिडेंट इन इंडिया जिसकी एज 80+ है, किसी भी टाइम एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर में अगर उसकी 5 लाख है तो वहाँ तक लिमिट मिलेगी। अगर उसे क्रॉस कर जाएगा देन उसे वो टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है अदर इंडिविजुअल, जैसे HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इनकी इनकम 2.5 लाख है, इससे एक्सीड कर जाएंगे तो टैक्स पे करना होगा। फिर आती है फर्म, कंपनी, लोकल बॉडी, उनके लिए कोई भी लिमिट नहीं है यहाँ पर। फिर आता है प्रोग्रेसिव टैक्स रेट। जो टैक्स है ना वो सेम रेट पर इम्पोज नहीं किया जाता। कोई भी इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, AOP, BOI, कोई भी पर्सन हो गया, उसकी टोटल इनकम पे सेम रेट नहीं लगाया जाएगा। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है कि अगर टैक्स रेट बढ़ेगा, जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है तो टैक्स रेट भी बढ़ेगा। जैसे होता नहीं है हमारी डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है उसका, तो ऐसे ही अगर हमारी इनकम इंक्रीज़ होगी देन टैक्स रेट भी इंक्रीज़ होएगा। मिनिमम टैक्स रेट तो 5% होता है, कम से कम 5% टैक्स लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 30%। जैसे फर्म्स की जो इनकम है वो 30% टैक्स रेट लगेगी, कंपनी की 15%, 22, 25, वो जो भी एप्लीकेबल होगी, वो जो भी उसकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग वो लगाई जाएगी। फिर आता है सरचार्ज। सरचार्ज जो इनकम टैक्स है, मान लो हमारी टोटल इनकम है, टोटल इनकम के ऊपर इनकम टैक्स लग गया, जो इनकम टैक्स है उसके ऊपर हमारा ये क्या है, सरचार्ज लगाया जाएगा। जो सरचार्ज रेट होते हैं वो ऐसे है, जैसे इंडिविजुअल हो गया, HUF, AOP, BOI 10%। अगर उसकी टोटल इनकम 50 लाख से ज़्यादा होगी लेकिन 1 करोड़ से कम होगी तो 10% उसे टैक्स लगेगा, सरचार्ज लगेगा। अगर 1 करोड़ से ज़्यादा लेकिन 2 करोड़ से कम है देन 15%। अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है तो 25% लगेगा। अगर टोटल इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो 37% वहाँ पर सरचार्ज लगाया जाएगा। फिर आता है फर्म के लिए अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से ज़्यादा है तो 12% लगाया जाएगा। फिर आता है डोमेस्टिक कंपनी के लिए अगर उनकी टोटल इनकम 1 करोड़ से तो ज़्यादा है लेकिन 10 करोड़ से कम है देन 7% सरचार्ज लगेगा। अगर उनकी टोटल इनकम 10 करोड़ से ही ज़्यादा है तो 12% वहाँ पर लगाया जाएगा। फिर आता है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। जितने भी असेसी हैं वो हेल्थ और एजुकेशन सेस पे करने के लिए लाइबल होंगे। जो जितनी टोटल इनकम होगी इनकम टैक्स की, जिसमें सरचार्ज भी इंक्लूड होगा, उसके ऊपर 4% टैक्स लगाया, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाया जाएगा। फिर उसके बाद आता है टैक्स बर्डन। जो टैक्स है वो प्रोग्रेसिव रेट पर इंडिविजुअल हो गया, HUF हो गया, कोई भी पर्सन हो गया, उसकी इनकम के ऊपर टैक्स वो लगाया जाता है। रिच पर्सन जो जितने ज़्यादा अमीर होंगे वो उतना ज़्यादा टैक्स बर्डन बियर करेंगे, जितने गरीब उतने कम बियर करेंगे।
फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन। जो टैक्स इम्पोज्ड और जो रिकवर किया जाता है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाता है। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ना, वो जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स है ना, उसके कंट्रोल के अंडर काम करता है। फिर आता है एलोकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। जो इनकम टैक्स की जो अमाउंट हमारे पास हो जाएगी उसे कैसे कैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जो टोटल अमाउंट होती है इनकम टैक्स की जो गवर्नमेंट रिकवर करती है वो सेंट्रल और स्टेट में बढ़ जाता है। जो भी उनकी फाइनेंस कमीशन है ना, जो फाइनेंस कमीशन है उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग ये चीज़ होएगी। स्टेट गवर्नमेंट विल नॉट बी गिवन एनी शेयर ऑफ। जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, वो जो इनकम टैक्स रेवेन्यू उसके पास है उसमें से वो कुछ शेयर नहीं देगी। एक तो जो कंपनी से टैक्स रिकवर हुआ है, एक सरचार्ज की अमाउंट, एक हेल्थ एंड एजुकेशन सेस की अमाउंट को वो किसी को भी नहीं देगी वो वाली अमाउंट। तो उसके बाद आता है बेसिस एंड प्रोसीजर ऑफ चार्जिंग। जो इनकम टैक्स है ना उसे चार्ज करने के लिए क्या बेसिक और प्रोसीजर्स हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल यहाँ पर दिए हो गए हैं इनकम टैक्स चार्ज करने के लिए। तो सबसे पहला, इनकम टैक्स इज़ एन एनुअल टैक्स। जो इनकम टैक्स है ना वो एनुअल टैक्स होता है। इनकम एनुअल टैक्स मतलब पूरी साल की जो इनकम होती है ना हमारी टोटल, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। जो प्रीवियस ईयर की इनकम होगी ना, वो जो नेक्स्ट फॉलोइंग असेसमेंट ईयर होगा ना हमारा, वहाँ पर टैक्सेबल होगी एट द रेट, और रेट एप्लीकेबल टू उस दैट असेसमेंट ईयर पे लगेगा। मतलब जैसे मान ले कि ना हमने इस साल कोई इनकम अर्न करी है, तो जो अगला साल हमारा असेसमेंट ईयर जो होगा ना अगला साल, तो उस पर वो जाके लगेगा, और जब वो रेट वहाँ पर उस टाइम पे जो रेट होगी उस रेट पे टैक्स हमारा लगाया जाएगा। प्रीवियस ईयर का तो मीनिंग पता ही है, यानी प्रीवियस, जैसे कि मान लो अभी 2022 चल रहा है तो पहले क्या था 2021, तो वो तो प्रीवियस ईयर हो गया मान लो 2021। असेसमेंट ईयर मतलब जो आने वाला जो टाइम है नेक्स्ट ईयर, जैसे 2022-23, तो असेसमेंट ईयर ये। और एसएससी का मतलब भी हम समझ लेते हैं। एसएससी मतलब वो पर्सन जो अपनी टोटल इनकम के ऊपर टैक्स पे करने के लिए जो पर्सन लाइबल होता है उसे हम एसएससी यहाँ पर बोलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो टैक्स रेट होता है ना वो एक एनुअल फाइनेंस एक्ट होता है, उसके द्वारा वो फिक्स किया जाता है। टैक्स ना हर एक पर्सन पे लगाया जाता है जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 के अंदर डिफाइन किए गए हैं, वो हम आगे स्टडी करेंगे। जो टैक्स है ना वो हर एक पर्सन जो लाइबल है टैक्स पे करने के लिए उसकी टोटल इनकम के ऊपर लगाया जाएगा। जो भी उस एक्ट का प्रोविज़न है उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे, हम कंप्यूट करेंगे। इनकम टैक्स इज़ टू बी डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम और पेड इन एडवांस एज प्रोवाइडेड। मतलब अगर हम TDS या TCS ये कुछ चीज़ कर रहे हैं तो जो प्रोविज़न होगा उसके अकॉर्डिंग ही वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। जो टोटल इनकम होगी ना वो कंप्यूट करेंगे। जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है ना किसी भी एसएससी का, जो रेजिडेंशियल स्टेटस होता है उसके बेस पे हम टोटल इनकम को कंप्यूट करते हैं। तो यहाँ पर रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस जहाँ पर हम एट प्रेजेंट रह रहे हों, जिसमें हमारी कुछ बेसिक कंडीशन होते हैं, कुछ एडिशनल कंडीशन होते हैं जिन्हें हमें फुलफ़िल करना होता है, तभी वो उस इंडिया के रेजिडेंट माने जाएंगे। तो उसके रेजिडेंशियल स्टेटस को देख कर ही इनकम टैक्स को हम चार्ज करेंगे। तो जो इनकम टैक्स है ना उसके 5 हेड है, तो हम नोट्स है वहाँ से देखते हैं। जो इनकम टैक्स है टोटल इनकम को कंप्यूट करने के लिए कैसे करेंगे? 5 हेड है। इनकम फ्रॉम सैलरी हो गया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हो गया, PGBP यानी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। फिर आता है कैपिटल गेन, फिर अदर सोर्स। इनके अंदर जो भी डिडक्शन होगी वो डिडक्शन करने के बाद इसके अंदर जो डिडक्शन माइनस कर देंगे, जिसमें जो भी चीज़ डिडक्शन की होगी ना वो माइनस करके इन पांचों हेड को हम ऐड कर देंगे। ऐड करके ग्रोस टोटल इनकम आ जाएगी। फिर उसमें से हम ना जो 80C से लेके 80U तक जितनी भी डिडक्शन है उन सभी को माइनस करके टोटल इनकम हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, फिर हम आगे करते हैं कंप्यूटेशन। टैक्स को कैसे कंप्यूट करते हैं? पहले तो हम 3 हेडिंग यहाँ पर बना लेंगे। एक तो इंडिविजुअल की, सीनियर सिटीज़न की और सुपर सीनियर सिटीज़न की। फिर जो इंडिविजुअल यानी जिसकी एज 60 लेस है, यानी 60 साल की उम्र से कम है, जैसे HUF हो गए, BOI, AOP,
सीनियर सिटीजन जिसकी 60+ है लेकिन 80 माइनस, यानी 60 से 80 के बीच में है। सुपर सिटीजन जिसकी 80 से ज़्यादा उम्र। तो ये इंडिविजुअल का केस आ गया। अगर इनकी इनकम 2.5 लाख की होगी, नील, कोई टैक्स पे नहीं करना। अगर नेक्स्ट 2.5 लाख मतलब 5 लाख, अगर उनकी इनकम 5 लाख है तो 5% देने होंगे। नेक्स्ट 5 लाख यानी 5 लाख प्लस 5 लाख 10 लाख, तो यहाँ पर 10 लाख, 10 लाख पर 20% उन्हें देना होगा। बाकी जो आगे 10 लाख से जितनी भी ज़्यादा इनकम होगी उसको 30% पे करना होगा। फिर आता है सीनियर सिटीज़न। अगर उनकी मिनिमम जो लिमिट है टैक्स की वो है 3 लाख, तो कोई टैक्स नहीं पे करना। अगर 3 लाख से ज़्यादा यानी 5 लाख हो जाती है, उन्हें कहा है नेक्स्ट 2 लाख, 3 लाख में 2 लाख प्लस करेंगे तो 5 लाख, 5 लाख की इनकम के ऊपर 5% लगाया जाएगा। फिर उन्हें कहा नेक्स्ट 5 लाख, ये भी 5 लाख, ये भी 5, 5 और 5 10, यानी जब 10 लाख की इनकम होगी तो उसके ऊपर 20% लगाया जाएगा। 10 लाख के बाद जितनी भी बैलेंस बच जाएगा उसके ऊपर 30% लगाएंगे। फिर उसके बाद आता है सुपर सीनियर सिटीज़न। जब 5 लाख है तो 5 लाख पे तो नील होगी 5 लाख की इनकम पे। अगली 5 लाख जो होगी उस पर 20%, यानी 10 लाख इनकम है हमारी, तो उसके ऊपर 20% हम लगाएंगे। बैलेंस जो बचेगा उसके ऊपर 30%। देखो सब में सेम है, इसमें भी 5%, इसमें भी 20, इसमें भी 30। बस इसमें 5% क्योंकि 2.5 लाख था, 3 लाख है। फिर यहाँ पर 5 लाख है तो ये ऊपर वाली इनकम तो कवर होगी, ये वाली 3 और 2 5, तो 5% नहीं लगेगा, 20 और 30% यहाँ लगाया जाएगा। जो टैक्स है ना उसे कंप्यूट करने के लिए यहाँ पर ना 2 मेथड है। एक तो यही है, इस हिसाब से पे करके चले। एक और ऑप्शन है हमारे पास, जैसे हमारी 2.5 लाख की इनकम है, वहाँ पर कोई टैक्स रेट नहीं है। अगले 2.5 लाख यानी 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 5%, 5 लाख से 7 लाख के बीच, 7.5 लाख के बीच में 10%, 7.5 से 10 लाख के बीच में 15, यानी सब में 2.5 लाख का डिफरेंस आता रहेगा। जो नेक्स्ट बैलेंस होगा ना 15 लाख के बाद उस पर 30%। तो इससे आसान है ये वाला पड़ता है, इसमें हमें टैक्स रेट कम पे करना पड़ता है क्योंकि इसमें हर 2.5 लाख के गैप में हमें टैक्स रेट पे करना पड़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें थोड़ा, तो लोग ज़्यादातर ये प्रेफर करते हैं। मान लो अगर हमने ये वाला ऑप्शन डिसाइड कर लिया तो उस साल के दौरान हम वो चेंज नहीं कर सकेंगे ऑप्शन, तो यही ऑप्शन के साथ हमें पूरे साल टैक्स पे करना पड़ेगा। तो हम जो भी अपना लेते हैं ना उसे ही हमें अडॉप्ट करना होगा,